अथर्वराज को अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया है, जिससे वह लगभग बेहोश हो गया। ये स्पिरिट ओरिजिन बैम्बू उसे हायर लेवल तक पहुंचने के लिए था, लेकिन ओरिजिन ऊर्जा को शुद्ध करने से यह पूरी तरह से समाप्त हो गया। 300 से अधिक पत्ते, मतलब कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 2400 से अधिक किस्में, अपनी ताकत के स्तर के बावजूद एक बार में इतनी अधिक ऊर्जा को अवशोषित करना हिंसक टूटने के जोखिम के बिना लगभग असंभव होगा। हालांकि उसका दिल पहले ही टूट चुका था और यह ऐसा दिल था जिसे ठीक करना मुश्किल था। मैं जाकर देखूंगा। अपनी हताशा के बावजूद अथर्वराज फिर भी बाहर निकल गया। वह मेडिटेशन रूम लाइब्रेरी के सबसे ऊपर था, बस थोड़ी सी ऊंचाई पर। कुछ ही सांसों में उसे राशि और सोनाक्षी नामक 2 लड़कियां मिल गईं। इस समय वे दोनों तकियों पर पैर मोड़कर बैठे थे। व्हाइट रॉक सिटी के राजा को उत्सुकता से दौड़ते हुए आते देख दोनों की आंखें एक साथ ऊपर उठीं। पापा, सोनाक्षी और मैं तैयार हैं, हम शुरू कर सकते हैं। थोड़ा मुस्कुराते हुए राशि ने सोनाक्षी की ओर रुख किया। साक्षी, जब आप बाद में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो सुनिश्चित करें कि इसे ओरिजिन कोर में प्रवाहित न होने दें, अन्यथा हम कल इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। चिंता मत करो, मुझे इतना पता है। अच्छा, राशि ने सिर हिलाया। चलो आज अच्छे से ट्रेनिंग लें ताकि हम कल सबसे अलग दिख सकें। अपनी बेटी को और अधिक उत्साहित होते देख अथर्वराज को लगा कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है और वह यह कहे बिना नहीं रह सका। तुम्हारा मतलब है तुमने अभी तक शुरू नहीं किया है? हमने अभी तक स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को महसूस नहीं किया है, इसलिए निश्चित रूप से हमने शुरुआत नहीं की है। राशि हैरान दिख रही थी। अथर्वराज हिल गया। संपूर्ण स्पिरिट ओरिजिन बैम्बू ओरिजिन ऊर्जा को शुद्ध करने से समाप्त हो गया था और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के 2400 से अधिक बॉल्स को अवशोषित कर लिया गया है। और आप कहते हैं कि आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है, तो फिर स्वर्ग की सारी दिव्य ऊर्जा कहां चली गई? वह जल्दी से आसपास का जायजा लेने के लिए मुड़ा। कमरा प्रचुर ऊर्जा ओरिजिन से भरा हुआ था, लेकिन शुद्ध स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा कहीं भी नहीं थी। जैसे कि उसने फॉर्मेशन के साथ जो कुछ भी उत्पन्न किया था वह गायब हो गया था। पापा, चिंता मत करो, सोनाक्षी और मैंने आज एकेडमी में कुछ स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित किया है, हम ठीक होंगे। यह सोचकर कि उसके पिता उनके बारे में चिंतित हैं, राशि ने जल्दी से उन्हें आश्वस्त किया। अथर्वराज ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन वह बोल नहीं पाया। यह कोई चिंता की बात नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे घर पर छापा मारा गया हो और उसे पता ही नहीं था कि कैसे। उसके अजीब व्यवहार को देखकर सोनाक्षी ने पूछा, यह ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ी सी समस्या है। अथर्वराज ने देखा, अभी तुम्हें यकीन है कि तुमने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, है ना? हाँ, राशि ने सिर हिलाया। सोनाक्षी की ओर देखते हुए उसी अभिव्यक्ति को देखकर अथर्वराज मदद नहीं कर सका, लेकिन लाइब्रेरी के चारों ओर देखने लगा। विशाल कमरा इतना शांत था कि आप पिन गिरने की आवाज सुन सकते थे, सिवाय कोने में पन्ने पलटने की आवाज के। ऊपर देखते हुए उसने देखा कि विपिन उसके सामने एक किताब को घूर रहा था, धीरे धीरे पन्ने पलट रहा था। उसकी हरकतें थोड़ी अकड़न भरी और अप्राकृतिक लग रही थी। क्या यह वह हो सकता है? उसके दिमाग में एक विचार आया, जिससे अथर्वराज की भौहें उठ गईं। पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ 3 लोग थे,
चूंकि उनकी बेटी और सोनाक्षी ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा पर ध्यान नहीं दिया था, तो क्या यह हो सकता है कि इस युवक ने उसे पूरी तरह से अवशोषित कर लिया हो? विपिन को इस बात का एहसास नहीं था कि उस पर संदेह किया जा रहा है। वह अपने हाथ में रखी किताब को घूर रहा था। वह भी उतना ही हैरान था। उसने अभी सोचा था कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा अब नहीं रही, जब अचानक बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा नीचे उतरी। जैसे ही वह उसे अवशोषित करने वाला था, वह ऐसे गायब हो गई जैसे वह कभी थी ही नहीं। सौभाग्यवश उन्होंने इसे शीघ्रता से समझ लिया, अन्यथा वे अवसर चूक सकते थे। इसे भूल जाओ। हालांकि यह अपेक्षा से कम है। 2000 से अधिक किस्में स्वर्ग की ओरिजिन टेक्निक बनाने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। विपिन को थोड़ा उत्साह महसूस हुआ। स्वर्ग की लाइब्रेरी ने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन अपर्याप्त स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के कारण आधे रास्ते में ही रुक गई थी। अब 2000 से अधिक किस्में होने के कारण इसे सफल होना चाहिए। एक विचार के साथ 2000 से अधिक किस्में कलेक्ट हुई और एक प्रकाश एक बिंदु पर एकत्रित हुआ। रोशनी गायब हो गई और एक नई किताब हवा में तैरने लगी। विपिन ने अपना हाथ बढ़ाया और किताब धीरे धीरे उसकी हथेली में आ गई। पिछली किताबों की तरह कवर पर कोई नाम नहीं था। एक विचार के साथ टाइटल स्वर्ग की ओरिजिन टेक्निक, ओरिजिन कोर, ओरिजिन एनर्जी को कलेक्ट और रिफाइन करने का स्थान है। निचले पेट में, भौहों के बीच, कंधे के कुएं में या बुदबुदाते झरने में हो सकता है। अलग अलग शारीरिक बनावट के लिए अलग अलग स्थान होंगे। मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल किए जाने वाले एनर्जी कोर के विपरीत, सोर्स कोर एक्टिवेट होने से पहले शरीर के किसी भी हिस्से में मौजूद हो सकता है। इसे सक्रिय करने के लिए इसे खोजना पड़ता है। हालांकि एक बार सफलतापूर्वक सक्रिय होने के बाद इसे एक विशिष्ट स्थान पर ले जाया जा सकता है। आमतौर पर इसे पेट के निचले हिस्से के रुद्र बिंदु के पास रखा जाएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस और एनर्जी सर्कुलेशन के लिए सुविधाजनक है। ओरिजिन कोर की खोज के लिए व्यक्ति को सबसे पहले ओरिजिन एनर्जी को महसूस करना होगा। शरीर के साथ बैलेंस बनाना होगा। पुस्तक में विस्तार से बताया गया है कि ओरिजिन कोर को कैसे पहचाना जाए तथा उसे खोजने और खोलने के तरीके क्या हैं। यह अजीब है, मैं इसे क्यों महसूस नहीं कर पा रहा हूं। स्वर्ग की टेक्निक को फॉलो करते हुए विपिन ने एक पल के लिए एनर्जी सर्कुलेट की, फिर अपनी आंखें खोली। स्वर्ग की टेक्निक गलत नहीं हो सकती थी, लेकिन वह अपने शरीर के अंदर कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर सका। क्या ऐसा हो सकता है क्योंकि वह मूल रूप से इस दुनिया से नहीं था, इसलिए उसके पास कोई ओरिजिन कोर नहीं था। फिर से खोजो। उन्होंने स्वर्ग की ओरिजिन टेक्निक की टेस्ट की और पुष्टि की कि उन्होंने गलत एनर्जी सर्कुलेशन नहीं किया था। विपिन वास्तव में हैरान था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में आने के सारे प्रयासों के बाद उसे पता चला कि वह प्रैक्टिस नहीं कर सकता? अगर ऐसा होता तो नई दुनिया में उथल पुथल से बचा नहीं जा सकता था और उसका संकट हल नहीं हो पाता। हो सकता है कि वह यहीं मर भी जाए। ठीक है, स्वर्ग की लाइब्रेरी एक तकनीक के भीतर सही पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकता है, लेकिन यह मेरे लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है क्योंकि मैं ओरिजिन दुनिया का मूल निवासी नहीं हूं। मुझे स्वर्ग की ओरिजिन टेक्निक की सिंपल वर्जन का प्रैक्टिस करना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद एक नया विचार मन में आया, लेकिन मेरे पास फिर से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा नहीं है। अपना माथा रगड़ते हुए विपिन ने चारों ओर देखा। 2000 से ज्यादा ओरिजिन ऊर्जा के रेशे जो उसने अभी अभी सोखे थे, समाप्त हो चुके थे।
अगर वह स्वर्ग की ओरिजिन टेक्निक का सैंपल को ऑर्गेनाइज करना भी चाहता तो भी वह नहीं कर सकता था। भूल जाओ, अब समय हो गया है, मैं अगली बार कोई और मौका ढूंढ लूंगा। ये जानते हुए कि पढ़ने का समय लगभग समाप्त हो गया था, विपिन 5 डायरेक्शन ओरिजिन टेक्निक को नीचे रखने वाला था जब अथर्वराज उसके पास आया। उसकी आंखों में तीक्ष्णता झलक रही थी। क्या तुमने अभी स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को महसूस किया? अनफॉर्चुनेटली राजा ने सीधे उससे यह सवाल पूछा। विपिन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर सिर हिलाया। मैंने इसे महसूस किया, लेकिन वहां बहुत कुछ नहीं था और यह जल्दी से गायब हो गया। राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या तुमने इसे महसूस किया? उसकी बेटी और सोनाक्षी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया था, लेकिन इस आदमी ने, जिसने अपना ओरिजिन कोर भी नहीं खोला था, इसे पहचान लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने जो स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा छोड़ी थी वह सब उसके द्वारा अवशोषित कर ली गई थी? वह पूछे बिना न रह सका। क्या ऐसा हो सकता है कि आपको अपना ओरिजिन कोर मिल गया है? अभी नहीं। विपिन उदास दिखा। शायद मेरी प्रतिभा बहुत कमजोर है। निराश मत होइए, आप एडल्ट हो गए हैं। आपके लिए भटकाने वाली चीजें अधिक हैं और ध्यान केंद्रित करना कठिन है। ओरिजिन कोर की खोज करना अधिक कठिन होगा। बस इसे चरण दर चरण अपनाएं और हो सकता है कि आप अभी भी सफल हों। यह देखकर कि विपिन की अभिव्यक्ति ईमानदार थी और दिखावा नहीं थी, अथर्वराज ने कुछ सांत्वना दी। हालांकि वह मन ही मन खुद पर हंस रहा था। वह सचमुच पागल हो गया था। कोई व्यक्ति जिसने अपना ओरिजिन कोर भी नहीं खोला था, वह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर सकता था, भले ही वह ऐसा करना चाहे। इसके अलावा यदि उन्होंने ऐसा किया भी होता तो भी कुछ ही सांसों में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 2000 से अधिक किस्में अवशोषित करना असंभव था। तो यह निश्चित रूप से कोई मानवीय कारक नहीं था। शायद लाइब्रेरी की व्यवस्था में कोई समस्या थी और वह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को बरकरार नहीं रख सकी, जिसके कारण वह नष्ट हो गई। एक पल सोचने के बाद अथर्वराज ने अनुमान लगाया, व्हाइट रॉक एकेडमी के 9 ड्रैगन स्तंभों की तरह लाइब्रेरी की फॉर्मेशन भी ओरिजिन ऊर्जा को लॉक करने और अलग करने का प्रभाव रखती थी। इसीलिए उसने अपनी बेटी को यहां इंतजार करने की हिम्मत दी। अब जब कोई समस्या थी तो क्या यह फॉर्मेशन के कारण हो सकती है? जैसे ही वह फॉर्मेशन का इंस्पेक्शन करने वाला था, उसे अचानक कुछ याद आया और उसने पास ही खड़े युवक की ओर देखा। क्या तुमने कोई ऐसी तकनीक चुनी है जो तुम्हें पसंद हो? यह 5 डायरेक्शन ओरिजिन टेक्निक यूजफुल लगती है और मैंने इसे लगभग याद कर लिया है। विपिन ने इस निहित बर्खास्तगी को समझते हुए पुस्तक को वापस शेल्फ पर रख दिया, अपने हाथों को मोड़ा और कहा, अब मैं विदा लेता हूं। आपका स्वागत है। सिटी लॉर्ड का भवन हमेशा आपका स्वागत करता है। अथर्वराज मुस्कुराए और हाथ हिलाया। हमारे मेहमान को बाहर भेजो। जल्द ही एक गार्ड आया और विपिन को बाहर ले गया। उसे जाते देख अथर्वराज लाइब्रेरी के कोने में चला गया। एक बुक शेल्फ पर हल्के से अपना हाथ फेरा और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन फ्लैग प्रकट हुआ। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वह कुल 5 स्थानों पर गया जहां उसे 5 फॉर्मेशन फ्लैग मिले। फिर अथर्वराज ने अपनी उंगली उठाई और एक बल तेजी से चारों ओर फैल गया, जिससे फॉर्मेशन फ्लैग कंपन करने लगे। यह फॉर्मेशन टूटा नहीं है, अथर्वराज ने भौहें सिकोड़ी। अभी अभी उसकी हरकतें ये जांचने के लिए थीं कि कहीं फॉर्मेशन में कोई समस्या तो नहीं है।
ऐसा लग रहा था कि यह एकदम सही हालत में है। अगर वाकई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा थी तो इसे बरकरार रखा जाना चाहिए था और नष्ट नहीं किया जाना चाहिए था। क्या मुझे रिट्राई करना चाहिए, ये जानते हुए कि जब तक वह कारण का पता नहीं लगा लेता तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा? अथर्वराज मेडिटेशन रूम में लौट आया और एक और खजाना लेकर आया और फॉर्मेशन को एक्टिवेट रखा। इस बार वह अधिक सतर्क था। उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की केवल 5 किस्में ही रिफाइन की, फिर रुका और वापस लाइब्रेरी की ओर भागा। ऊपर देखकर उसने देखा कि उसकी बेटी और सोनाक्षी ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और चुपचाप साधना कर रही थीं। कमरे को देखकर अथर्वराज दंग रह गया। इस बार स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 5 किस्में एक टैंक में 100 फंसी हुई डॉल्फिन की तरह थीं, जो लाइब्रेरी के चारों ओर तैर रही थीं और भागने में असमर्थ थीं। फॉर्मेशन टूटी नहीं है, इसलिए पहले से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा खो नहीं गई, बल्कि अवशोषित हो गई। पहले की तुलना में अब क्या अलग है? मौजूदा स्थिति की तुलना पिछली स्थिति से करते हुए अथर्वराज की पुतलियां सिकुड़ गईं। सिर्फ इतना फर्क है कि विपिन चला गया है। क्या यह वास्तव में उससे संबंधित हो सकता है? स्थिर खड़े होकर वाइस प्रिंसिपल और उनकी बेटी के बीच हुई बातचीत को याद करते हुए सिटी लॉर्ड कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। सभी शर्तें मेल खाती थीं, सिवाय ऑरिजिन कोर एक्टिव नहीं था। लेकिन यदि ऑरिजिन कोर एक्टिव नहीं होता तो क्या वह सचमुच स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, और वह भी हजारों किस्में में? अथर्वराज ने भौहें सिकोड़ते हुए हाथ हिलाया। पार्थ बत्रा को बुलाओ। जल्द ही कवच पहने एक सैनिक अंदर आया। वह कैप्टन बत्रा था, जिसने विपिन को राजा के महल में पहुंचने पर उसकी पहचान जांचने के लिए रोका था। विपिन को अब आइडेंटिटी टोकन मिल गई है और वह मलिक परिवार के पास वापस नहीं आएगा। उसका पीछा करो और देखो कि वह कहां जाता है और क्या करता है, और मुझे विस्तार से रिपोर्ट करो। साथ ही सुनिश्चित करो कि वह तुम्हें नोटिस न करे। अथर्वराज ने निर्देश दिया, इस बारे में किसी को मत बताना, यहां तक कि मेरी बेटी को भी नहीं। हां, पार्थ बत्रा ने अपनी मुट्ठियां भींच ली, मुड़ा और तेजी से चला गया। एक आवारा जो स्वाभाविक रूप से ऑरिजिन बीस्ट को आकर्षित कर सकता है, यहां तक कि उन्हें पीटने के बाद स्वेच्छा से अधीनता में ला सकता है। विपिन, मैं वास्तव में उत्सुक हूं कि आप क्या छिपा रहे हैं। सिटी लॉर्ड उत्सुकता से भर गया। इतने लंबे समय तक व्हाइट रॉक सिटी में रहने के बाद यह पहली बार था जब वह बिना लेवल के किसी व्यक्ति से आकर्षित हुआ था। कैप्टन बत्रा की क्षमताओं पर भरोसा करते हुए अथर्वराज ने अपना ध्यान अपनी बेटी और सोनाक्षी पर केंद्रित कर लिया। दोनों ध्यान केंद्रित कर रहे थे, बिखरे हुए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन चाहे उनकी प्रतिभा के कारण या किसी और कारण से, उनकी प्रगति धीमी थी। ऊर्जा के 5 धागे कमरे में 30 मिनट तक बिना बिखरे घूम रहे थे। अथर्वराज मेडिटेशन रूम में लौटने ही वाला था कि उसने कैप्टन बत्रा को जल्दी से वापस आते देखा। उसका चेहरा गंभीर था। मैंने तुमसे कहा था कि उसका पीछा करो, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए? अथर्वराज के दिल में एक आशंका की भावना उभरी जब उसने पूछा। एक घुटने पर झुककर पार्थ बत्रा शर्मिंदा दिखे। यह मेरी अक्षमता है, मैंने उसे खो दिया, कृपया मुझे सजा दें। तुमने उसे खो दिया? खड़े हो जाओ और बताओ कि क्या हुआ। अथर्वराज ने भौहें सिकोड़ी। कैप्टन बत्रा गार्डों का कैप्टन था और ओरिजिन कोर लेवल के 4 सितारे पर पहुंच गया था। किसी ऐसे व्यक्ति का पता न लगा पाना जिसने अपना ओरिजिन कोर भी नहीं खोला था, खास तौर पर इतने कम समय में, चिंताजनक था। पार्थ बत्रा ने खड़े होकर बताया, ऑर्डर मिलने के बाद
मैंने विपिन का पीछा किया। वह इधर उधर घूमता रहा। पिंटू पंडित की बन शॉप से 2 बन खरीदे, फिर मंगरू मुस्तफा के स्टोर से कपड़े का एक टुकड़ा खरीदा। मैंने अपनी दूरी बनाए रखी और सोचा कि उसने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन जब हम हीरा पन्ना बाजार पहुंचे तो वह एक लड़की से टकरा गया। उसके बाद मैं उसे देख नहीं पाया। हीरा पन्ना बाजार? अथर्वराज हैरान था। यह शहर का कोठा है, पार्थ बत्रा ने जल्दी से समझाया। अथर्वराज दंग रह गया। मुझे पता है कि यह एक कोठा है। मैं इस बात से हैरान हूं कि विपिन सीधे कोठा क्यों गया। उसने अभी अभी आवारागर्दी से बचकर अपनी पहचान बनाई थी और अब वह कोठा में चला गया। क्या यह आदमी इतना हताश था? दूसरी ओर 500 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक ब्रह्मांड था जिसे तारामंडल ग्रह के रूप में जाना जाता था। देवराज कॉन्टिनेंट के स्काई हाई टाउन के रुद्र कबीले में माहौल संगीन था। 6 एल्डर्स मीटिंग रूम में बैठे थे। बीच में बैठे व्यक्ति के चेहरे पर उदासी थी। 3 महीने पहले सेक्ट लीडर, फर्स्ट एल्डर और अन्य लोग सौभाग्यशाली अवसरों की तलाश में खूनी समुद्र गए थे। उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन आज सुबह हॉल ऑफ मेमोरियल में उनकी आत्मा की निशान वाले सभी टोकन बिखर गए। दूसरी ओर जहां विपिन चिंतित था क्योंकि वह अपने ऑर्जन कोर को खोजने में सक्षम नहीं था, बिना यह जाने कि एक आदमी जल्द ही इस कहानी में एंट्री करने वाला था। तीन महीने पहले दल के लीडर, फर्स्ट एल्डर और अन्य लोग अफसरों की तलाश में खूनी समुद्र गए थे। उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली, लेकिन आज सुबह हॉल ऑफ मेमोरियल में उनकी आत्मा अवशेष वाले सभी टोकन बिखर गए। एल्डर त्यागी डरकर बोले। उनका शरीर कांप रहा था। अतीत में वे ऐसे मीटिंग में बोलने के योग्य नहीं थे, लेकिन पूरे रुद्र दल में उनका स्थान और ताकत सबसे अधिक थी। टोकन के टूटने का मतलब है कि साधक की आत्मा नष्ट हो गई है और वह पूरी तरह से मर चुका है। सभी के चेहरे पीले पड़ गए। रुद्र दल स्काई हाई टाउन में शीर्ष 10 दल में से एक हो सकता है, लेकिन यह सबसे निचले स्थान पर है। सेक्ट लीडर और एल्डर की मृत्यु के साथ न केवल क्लास 1 के दल के रूप में अपनी स्थिति को बनाए रखना मुश्किल होगा, बल्कि इसकी ताकत में गिरावट के कारण यह नष्ट भी हो सकता है। एल्डर त्यागी ने भारी मन से कहा, मैंने आप सभी को यहां बुलाया है क्योंकि मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मिलकर इस संकट से निपटने के लिए कोई अच्छा विचार निकाल सकेंगे। मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड में शक्तिशाली लोग कमजोर लोगों पर आक्रमण करते थे। यह आम बात थी कि दल की युद्ध शक्ति खोने के बाद दूसरे दल द्वारा निगल लिए जाते थे। इस बार कई दल खूनी समुद्र में गए। दल के लीडर और अन्य लोगों की मृत्यु की खबर निश्चित रूप से फैलेगी, भले ही हम इसे छिपाने की कोशिश करें। हालांकि खबर फैलने में कुछ समय लगेगा। हम तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को शांत किया जाए और दल में अशांति को रोका जाए। बाहरी आक्रमण का प्रतिरोध करने से पहले हमें आंतरिक शांति स्थापित करनी होगी। यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही कठिन है। जब तक हम दल के लीडर का पोजीशन संभालने के लिए किसी शक्तिशाली या कोई एल्डर को नहीं ढूंढ लेते, या हमारे बीच से कोई व्यक्ति सफलता हासिल नहीं कर लेता, तब तक इस घबराहट को रोकना कठिन होगा। यदि सफलता प्राप्त करना इतना आसान होता तो दल के लीडर और अन्य लोग जोखिम नहीं उठाते। सब चुप हो गए। सफलता प्राप्त करना कठिन है। जहां तक दल के लीडर के रूप में किसी बाहरी व्यक्ति को खोजने की बात है, तो यह सभी को आश्वस्त करने में सक्षम नहीं होगा और यह और भी अधिक परेशानी लाएगा। चूंकि यह मामला है, तो क्या हम जूनियर अंकल को बाहर आने के लिए कह सकते हैं? 10वें वरिष्ठ शंकर ने अचानक कहा। सब लोग दंग रह गए।
तुम्हारा मतलब जूनियर मार्शल अंकल दक्ष से है? 10 साल पहले स्टूडेंट सिलेक्शन के दौरान दक्ष नाम का एक 8 वर्षीय बच्चा अचानक प्रकट हुआ था। उसके पास स्वर्ग का ऑरा था और संत वंश का ब्लड लाइन था। इस प्रतिभा को प्राप्त करने के लिए उसके दल के पूर्वज सम्राट ने व्यक्तिगत रूप से कदम उठाया और अन्य प्रमुख दल के पूर्वज सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा की। खूनी लड़ाई के बाद हालांकि उसका मालिक जीत गया, लेकिन वह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस बच्चे की प्रतिभा इतनी प्रबल थी कि उनके पूर्वज सम्राट भी उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाए। पूर्वज सम्राट ने जूनियर अंकल को दल में शामिल होने के तुरंत बाद पहाड़ के पीछे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रहने की व्यवस्था की और तब से वे बाहर नहीं आए हैं। भले ही उनमें जन्मजात स्वर्ग का ऑरा हो और संत वंश का ब्लड लाइन हो, उन्होंने केवल 10 वर्षों तक मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस की थी। उनकी शक्ति सीमित होनी चाहिए। उन्हें बाहर आने के लिए कहना, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फायदा होगा। वह एक ऐसी प्रतिभा है जिसके लिए अनगिनत दल कंपटीशन कर रहे हैं और दल में उनका पोजीशन भी टॉप है। उसके अलावा क्या कोई और चॉइस है? और कुछ नहीं है। चूंकि मामला ऐसा है तो चलिए उसे बाहर आने के लिए कहते हैं। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें पहले से ही स्पष्ट किया जाना चाहिए। थोड़ी देर चर्चा करने के बाद एल्डर त्यागी ने निर्णय लिया और कहा, वर्तमान स्थिति को देखते हुए सबसे छोटे मार्शल अंकल चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना हो, हमें इस बात से सहमत होना होगा कि उनकी लेवलिंग स्पीड असाधारण है और वो दल के लीडर के लेवल तक पहुंच गए हैं। केवल इसी प्रकार से अन्य दल जो हमारे लिए परेशानी खड़ी करने को आतुर है सावधान हो जाएंगे और सभी शिष्य निश्चिंत हो जाएंगे। मार्शल आर्ट्स को 9 लेवल में डिवाइड किया गया था: सोल्जर, कमांडो, किंग, एम्परर, सुपरनोवा, डेमीगॉड, गॉड, यूनिवर्स गॉड और बियॉन्ड गॉड। केवल वे लोग जो डेमीगॉड के लेवल 6 में पहुंच गए थे, वे ही क्लास 1 के दल का प्रभार लेने और अपना स्वयं का दल स्थापित करने के योग्य थे, जिससे उन्हें अनगिनत लोगों का सम्मान प्राप्त हुआ। दल के लीडर, जिनका हाल ही में निधन हुआ था, तथा उनके गुरु शक्ति के इस स्तर पर पहुंच गए थे। दूसरी ओर उनमें से अधिकतर सुपरनोवा के लेवल 3 और 4 में थे। उनके सबसे छोटे मार्शल अंकल इस समय पहाड़ के पीछे छिपे हुए थे और उन्हें भी उनकी ताकत का अंदाजा नहीं था। चूंकि ऐसा था तो वे यह भी कह सकते थे कि वह एक बेजोड़ विशेषज्ञ थे। हमारे लिए खबर को चुपके से फैलाना और हंगामा खड़ा करना आसान है, लेकिन सबसे छोटे मार्शल अंकल के बारे में क्या? उसे दूसरों से मिलना होगा और मुझे डर है कि उसकी पोल खुल जाएगी। बुजुर्ग शंकर ने भौहें सिकोड़ी। मेरे पास यहां एक फायरफ्लाई सिल्क रोब है। एक बार पहनने के बाद यह किसी की साधना और आभा को छिपा सकता है। यहां तक कि डेमी गॉड के एक्सपर्ट्स के लिए भी इसे नोटिस करना मुश्किल होगा। इसे सबसे छोटे मार्शल अंकल को दे दो और उन्हें निर्देश दो कि वे एक विशेषज्ञ की तरह वेश धारण करें, और जब तक कि यह जीवन और मृत्यु का मामला न हो, उन्हें कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। उनके लिए अल्पावधि में इसे नोटिस करना मुश्किल होना चाहिए। बुजुर्ग त्यागी ने कहा, ऐसा लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। यद्यपि दूसरों से झूठ बोलना अनुचित था, किंतु दल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। चूंकि हमारे एक ही विचार हैं, तो चलो अब उसे बाहर बुलाते हैं। यह देखकर कि कोई आपत्ति नहीं है, वो यूएन ने 20-20 साल के 2 शिष्यों को कमरे में आने का इशारा किया। उसके निर्देश पाकर वे तुरंत पहाड़ की पिछली ओर भाग गए। दल के पीछे इसे निषिद्ध भूमि कहने के बजाय यह कहना अधिक सटीक होगा कि यह पूर्वजों की पिछली पीढ़ियों की कब्रगाह थी। पेंटिंग सम्राट रमेश सावरकर, शतरंज सम्राट किशोर, कैलीग्राफी मास्टर शेख, वायलिन सम्राट तानसेन, कब्रों पर इन प्रभावशाली हस्तियों के नाम एक के बाद एक लिखे गए थे। बेशक वे ऐसे ही लिखे गए थे, यह बताना मुश्किल था कि वे असली थे या नहीं। आपने पेंटिंग सम्राट रमेश सावरकर, सिंगल शतरंज सम्राट किशोर, कैलीग्राफी मास्टर शेख,
वायलिन सम्राट तानसेन के परीक्षणों को पास कर लिया है। आपने अंतिम परीक्षण भी पूरी तरह से पास कर लिया है। आज से आप स्वतंत्र हैं। निषिद्ध भूमि के कोने में एक छोटी सी फूस की झोपड़ी में एक बुजुर्ग की खंडित आत्मा ने अपने सामने खड़े युवक को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इसे पास कर लिया है। युवक की आंखें अविश्वास से लाल हो गईं। क्या इसका मतलब यह है कि अब मैं मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर सकता हूं? उसके सामने जो व्यक्ति था, दक्ष, वो वही था जिसके बारे में हर कोई बात करता था। 10 साल, पूरे 10 साल हो गए थे। दल में हर कोई सोचता था कि वह अपनी मार्शल आर्ट्स पर कड़ी मेहनत कर रहा था, लेकिन केवल वह ही जानता था कि वह किसी भी साधना तकनीक के संपर्क में नहीं आया था। वायलिन, पेंटिंग, शतरंज, कैलीग्राफी, लोहारी, कुकिंग, नक्काशी, उनमें से प्रत्येक को एक खंडित आत्मा द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित और संरक्षित किया गया था और उन्हें परीक्षण में सफल होने के बाद ही छोड़ने की अनुमति दी गई थी। क्या आप जानते हैं कि मैंने पिछले 10 साल कैसे बिताए हैं? अगर मैंने कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान इतनी मेहनत की होती तो मैं अब तक वाटरवुड बन चुका होता। वास्तव में दक्ष मर चुका था। 10 साल पहले वह इस दुनिया में आ गया था और एक 8 वर्षीय प्रतिभाशाली व्यक्ति बन गया था जिसके पास स्वर्ग की दिव्य शरीर और संत वंश ब्लड लाइन थी। उसने सोचा था कि वह लेवल की तकनीक सीख सकेगा और अपना नाम बना सकेगा। कौन सोच सकता था कि उसने जो सीखा वह लेवल की तकनीक नहीं, बल्कि वायलिन, पेंटिंग, शतरंज, कैलीग्राफी, लोहारी, कुकिंग और नक्काशी जैसे स्किल थे। इसके अलावा उन्हें लकड़ी काटना और सुअरों को चारा खिलाना जैसे काम भी करने पड़ते थे। यह उसके लिए मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा समय था। फिर भी वह इन चीजों को सीखने के लिए यहां फंस गया था। जितना अधिक वह इसके बारे में सोचता, उतना ही अधिक वह घुटन महसूस करता। आप मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन हमारी मार्शल आर्ट तकनीक आपके लिए उपयुक्त नहीं है, खंडित आत्मा ने शांति से उत्तर दिया। अवाक दक्ष अभी बोलने ही वाला था कि एक तेज आवाज उसके कानों में पड़ी। 70वीं पीढ़ी के शिष्य रुद्र पिंटू और रुद्र चिंटू अंकल दक्ष का स्वागत करते हैं। दक्ष के चेहरे पर आंसू बहने लगे। अंततः तुम्हें मेरी याद आ गई। 10 साल पहले जब उस वरिष्ठ ने उसे अपने गुरु की ओर से शिष्य के रूप में स्वीकार किया, तो उससे शपथ दिलाई कि जब तक वह सब कुछ नहीं सीख लेता, तब तक उसे यहां से जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस तरह वह यहां फंस गया। अब वह अंततः जा सकता था। मैं देखना चाहता हूं कि दल कैसा दिखता है। मैं मार्शल आर्ट तकनीक सीखना चाहता हूं और शीर्ष पर पहुंचना चाहता हूं। उत्तेजना से भरकर दक्ष ने खंडित आत्माओं को विदाई दी। यद्यपि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह पिंजरे में है, फिर भी वह उससे अलग होने में थोड़ा हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। दक्ष ने लकड़ी की नक्काशी, कठपुतली, पेंटिंग और फूल जो उसने घास की झोपड़ी को बंद करने से पहले अपने स्टोरेज रिंग में लगाए थे, उन्हें रख दिया। फिर वह बाढ़ से घिरे एक छोटे से आंगन में चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, एक गधा अचानक चिल्लाया, जिसके बाद एक कछुए ने धीरे से अपना सिर उठाया। भूख। इसके बाद एक तोता उड़कर उसके पास आया और बोलने लगा। जब वह पहली बार आया तो दल ने उसके लिए भोजन और पेय पदार्थ पहुंचाने के लिए लोगों को भेजा। हालांकि जब उसने कुकिंग सीखी तो उसने दल से संपर्क खो दिया। गधे को उसके वरिष्ठ ने तब भेजा था जब उसने पहली बार खेती शुरू की थी। जहां तक कछुए और तोते की बात है, उसने पक्षियों को पालने और जानवरों को वश में करने की कला सीखी और दल के नेता के कनिष्ठ भतीजे को अभ्यास के लिए उन्हें पकड़ने के लिए कहा। आखिरकार भले ही वह परीक्षा में पास हो गया, लेकिन उसके मन में उनके लिए भावनाएं पैदा हो गईं। इसके अलावा वे सिर्फ साधारण जानवर थे और वह जानता था कि अगर वह उन्हें बाहर निकालेगा तो वे उन्हें खा जाएंगे। इसलिए उसने उन्हें रखने और पालने का फैसला किया। पलक झपकते ही तब से कई साल बीत गए। उनकी आंखों में उत्सुकता देखकर दक्ष मुस्कुराया और बोला, मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया कैसी है। जब आप लोग व्यवस्थित हो जाएंगे तो मैं आकर आपको ले जाऊंगी।
वह पहले कभी दल में नहीं गया था, इसलिए उसे नियम नहीं पता थे। उसके लिए गधे, कछुए, तोते और अन्य जानवरों को वहां लाना अनुचित होगा। सब कुछ निपटाने के बाद दक्ष निषिद्ध मैदान से बाहर चला गया। उसके जाने के कुछ ही समय बाद कब्र के नीचे छिपी आत्माएं एक बार फिर प्रकट हुईं। उनकी आंखों में उलझन भरी थी, जैसा कि स्वर्ग की दिव्य शरीर से अपेक्षित था। यह दिव्य दुनिया में भी एक दुर्लभ दृश्य है। हमारे संत की कोई भी योग्यता दुनिया को चौंका देने के लिए काफी है और दिव्य दुनिया के अनगिनत लोग इसके लिए पागल हो जाएंगे। फिर भी वह उन सभी को खुद से सीखने में कामयाब रहा। यह वास्तव में अकल्पनीय है। यह अफसोस की बात है कि हमने उसे कोई लेवल की तकनीक नहीं सिखाई, अन्यथा उसकी प्रतिभा कमजोर नहीं होती। मॉर्टल वर्ल्ड में जहां आध्यात्मिक ऊर्जा धुंधली है, वहां उसे दिव्य महाद्वीप की तकनीकें सिखाने से कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत इससे उसे नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा उसके लिए एक शरीर में सभी 36 संत टैलेंट को एकत्रित करना असंभव है। हमारे पास उसके लिए कोई उपयुक्त साधना तकनीक भी नहीं है। यह सच है। हालांकि हर संत पारलौकिकता को दिव्य दुनिया से एक उपहार मिलेगा। 36 बार के बाद भले ही उसने इसकी प्रैक्टिस न की हो, उसका स्वर्ग की दिव्य शरीर कम से कम मामूली उपलब्धि पर होगा। इसके अलावा संत आर्ट्स के मर्ज के साथ वह जो कुछ भी सीखता है उसे याद रखने में सक्षम होगा। वह निश्चित रूप से जल्दी सुधार करेगा। उनके मन में कई विचार कौंधे। कोई नहीं जानता था कि कब्रों पर खुदे नाम और उपाधियां सभी असली थीं। कब्र में संतों का एक समूह दफन था जो एक निश्चित कौशल के शिखर पर पहुंच गए थे, लेकिन अज्ञात कारणों से उनकी मृत्यु हो गई। दक्ष को उनकी बातचीत के बारे में पता नहीं था। वह यह भी नहीं जानता था कि जो वह सीख रहा था वह कोई सज्जा नहीं बल्कि लेवल की टेक्निक्स का एक सैंपल था। स्वर्ग में भी यह चौंकाने वाला था। इस समय वह फॉरबिडन ग्राउंड के बाहर खड़ा था और मुंह खोले आसमान में घूमते बादलों को देख रहा था। वह अकेला नहीं था, यहां तक कि रुद्र पिंटू और रुद्र चिंटू जो उसका स्वागत करने आए थे भी उलझन में थे। अभी कुछ देर पहले आसमान साफ था, फिर अचानक मौसम क्यों बदल गया? असंख्य रंग बिरंगे बादल एकत्र हुए और सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की हजारों शुभ किरणों ने धीरे धीरे एक विशाल चरित्र का निर्माण किया। संत। ऐसा लग रहा था जैसे कोई संत एकांत से बाहर आ गया हो। वहीं दूसरी ओर ओरिजिन वर्ल्ड में कोठे आम थे। वहां की लड़कियों की दुखद कहानियां थीं। एक जुआरी बाप, एक बीमार मां, एक स्कूल में पढ़ने वाला भाई और एक टूटा हुआ दिल। कई नायक वहां एकत्रित हुए और लोगों को कठिन परिस्थितियों से बचाने के लिए उदारतापूर्वक धन दान किया और बदले में लड़कियों ने अपने शरीर से भुगतान किया। अथर्वराज ने भी अपनी युवावस्था में कई शूरवीरतापूर्ण कार्य किए थे। यहां तक कि उसने सबसे गरीब लड़कियों को अपनी रखैल बना लिया था। आप सोच सकते हैं कि यह युवक अपनी पहचान के मुद्दों को सुलझाने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल कर रहा था ताकि वह मजबूत बन सके। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, वह उदारता से पैसे दे रहा था और वीरतापूर्ण व्यवहार कर रहा था। विरोधाभास बहुत बड़ा था। क्या वह बहुत हताश था? क्या यही कारण था कि वह ओरिजिन बीस्ट के साथ जुड़ गया? क्या उसके भीतर बीस्ट इंस्टिंक्ट थी? यह कारण नहीं है। राजा की उलझन को भांपते हुए पार्थ बत्रा ने शर्मिंदगी के साथ जल्दी से समझाया। वह कोठा के बाहर गायब हो गया, लेकिन अंदर नहीं गया। जब मुझे एहसास हुआ कि वह गायब है तो मैं उसे खोजने के लिए अंदर भागा और मैडम से पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह अंदर कभी नहीं आया। ऐसा लगा जैसे वह हवा में ही गायब हो गया हो। एक पल में गायब हो गया और तुम्हारे जैसे 4 सितारा एक्सपर्ट का इस पर ध्यान भी नहीं गया। राजा ने भौहें सिकोड़ी। उसे पहले भी इस आदमी के बारे में कुछ गड़बड़ होने का संदेह था, तो अब उसे लगभग यकीन हो गया था। बिना किसी मार्शल आर्ट लेवल के वह आसानी से 4 सितारा एक्सपर्ट की ट्रैकिंग को पहचान सकता था और उससे बच सकता था। यहां तक कि खुद राजा के लिए भी यह मुश्किल होगा। एक पल की हिचकिचाहट के बाद पार्थ बत्रा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। राजा,
क्या हमें पूरे शहर की तलाशी लेने के लिए गार्ड तैनात कर देने चाहिए? कोई जरूरत नहीं है। अथर्वराज ने अपना सिर हिलाया। उसने कुछ भी गलत या अवैध नहीं किया है। पूरे शहर की तलाशी लेना उसे पकड़ने जैसा होगा, जो सही नहीं है। उन्हें बिना किसी सबूत के सिर्फ यह संदेह था कि उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर लिया है। इस बारे में रंडी रोना करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा भले ही यह उसकी गलती थी, लेकिन यह मैं ही था जिसने उसे लाइब्रेरी में रहने दिया। अगर वह उसमें डूब गया था तो वह किसी और को दोष नहीं दे सकता था। अब आप जा सकते हैं। अथर्वराज ने अपना हाथ हिलाया। पार्थ बत्रा के जाने के बाद उसकी आंखें चमक उठी और उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हम कल पता लगा लेंगे। जब तक यह आदमी ओरिजिन कोर असेसमेंट के लिए व्हाइट रॉक एकेडमी जाता है, मैं खुद वहां जाकर देख लूंगा। एक ही समय में हजारों लोगों द्वारा स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करने का पता लगाना कठिन होगा, लेकिन यदि वे शुरू से ही एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें तो यह आसान होगा। तो फिर देखते हैं कि तुम कैसे छिपे रहते हो। क्या मैंने कुछ गलत किया? राजा के विला से कुछ ही दूरी पर एक छोटी सी गली में विपिन ने संदेह से भरी अपनी ठुड्डी को रगड़ा। सिटी लॉर्ड के महल में प्रवेश करने के बाद से ही वह लो प्रोफाइल रखता था। केवल बीस्ट टेम करने पर ध्यान केंद्रित करता था। वह सावधानी से व्यवहार करता था, इस डर से कि कहीं दूसरे लोग कुछ नोटिस न कर लें। सभी प्रिकॉशन के बाद उसके पैटर्न एकदम सही होने चाहिए थे। उसके जाते ही उसका पता कैसे चल गया, और वह भी सिटी लॉर्ड्स मेंशन के एक कैप्टन द्वारा। कुछ ठीक नहीं था। चुप रहना सचमुच कठिन था, भले ही मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की हो। विपिन ने गहरी सांस लेते हुए बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं पाया कि आखिर गलत क्या हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और उसे जाने देने का फैसला किया। कोई बात नहीं, पहले मैं रहने के लिए जगह ढूंढूंगा और सोचूंगा कि मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है। बाकी सब कुछ बाद में होगा। यह जानकर सुकून मिला कि राजा का कोई बुरा इरादा नहीं था। आखिरकार अगर कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा होता तो उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए वह जिंदा नहीं बचता। लगातार जुआ खेलते हुए उसने सोनाक्षी और राशि से कुछ पैसे कमाए थे। हालांकि यह ज्यादा नहीं था, लेकिन थोड़े समय के लिए खाने और रहने के लिए काफी था। जल्द ही उसने मार्शल आर्ट प्रैक्टिस के लिए एक शांत कमरा ढूंढ लिया और वहां रहने लगा। होटल अभी भी कुछ महंगे थे। यह सोचना कि स्वर्ग का राजा अब एक एक पैसा गिन रहा होगा काफी दयनीय विचार था। खरीदे हुए बंस खाने के बाद विपिन ने चारों ओर देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा या उसे देख तो नहीं रहा। तभी वह पैर मोड़कर बैठ गया। अगले ही पल वह कमरे से ऐसे गायब हो गया जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह एक विशाल दुनिया के ऊपर तैर रहा था। उसके चारों ओर अनगिनत घने पेड़ थे। आदमखोर बीस्ट आगे पीछे घूम रहे थे और पक्षी उड़ रहे थे। सभी एक रिदम में था। यह विपिन का सेल्फ मेड यूनिवर्स था। स्वर्ग की लाइब्रेरी जिसका वह वर्तमान में उपयोग कर रहा था, वह इस दुनिया का स्वर्ग था। पहाड़ और महासागर जला के उसने पवन को मारा था और कैंगबैक ईगल को वश में किया था। वे यहीं से उत्पन्न हुए थे। यह एक ऐसा ब्रह्मांड था जिसकी रचना उसने की थी, और वह केवल एक विचार से ही यहां आ सकता था। उसने ऊपर देखा। नई दुनिया के ऊपर एक अज्ञात ऊंचाई पर एक गहरा काला क्षेत्र था जिसमें कई नीली भूरी धाराएं बवंडर की तरह घूम रही थीं। नीचे पीले भूरे रंग की धाराएं टिमटिमा रही थीं, जो पहाड़, नदियां और विभिन्न वनस्पतियां बना रही थीं। नीली ग्रे धाराएं ओरिजिन विश्व से अवशोषित ओरिजिन ऊर्जा थीं, जबकि पीले भूरे रंग की धाराएं उनकी सृजन का साधन थीं। संपूर्ण नई दुनिया ओरिजिन ऊर्जा से उत्पन्न हुई थी। वह ओरिजिन दुनिया में इसलिए गया था क्योंकि कुछ दिन पहले जब नई दुनिया ओरिजिन ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी, तब वहां अशांति थी। इससे धाराएं अव्यवस्थित हो गईं और इस दुनिया में स्वर्ग को लगभग पतन की ओर ले गईं। यहां तक कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया था
और अभी तक पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उस समय ओरिजिन दुनिया में एक समस्या के कारण देवभूमि का स्वर्ग ढह गया। एक हाथ अचानक उभरा और स्वर्ग को 3 भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें से मास्टर शेख, प्रत्युषा और मैंने प्रत्येक ने एक हिस्सा ले लिया। प्रत्युषा के पापा ने जो कुछ उससे कहा था उसे याद करते हुए विपिन की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह उसी संकट का सामना नहीं करना चाहता था। एक विश्व का स्वामी होने के बावजूद भी उसका जीवन और मृत्यु अभी भी उसके नियंत्रण में नहीं थे। कलाई हिलाते ही एक किताब उसके सामने आ गई। यह वह पुस्तक थी जिसमें स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा थी, वूश। जैसे ही स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा नई दुनिया में प्रकट हुई, इसने तुरंत ही हजारों मील तक फैले एक विशाल बवंडर को सक्रिय कर दिया। इससे निकलने वाली अपार शक्ति के कारण संपर्क में आने पर पहाड़ ढह गए, जो 1 सेकंड का 1 अंश भी झेलने में असमर्थ थे। इस विशाल शक्ति ने आकाश में सूर्य और चंद्रमा को अस्पष्ट कर दिया। विपिन कांप उठा। जैसा कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से अपेक्षा की गई थी, यह उससे कहीं अधिक थी, जिसे नई दुनिया सहन कर सकती थी। कलेक्ट। एक विचार के साथ उसने किताब बंद कर दी, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को पुनः अवशोषित कर लिया। धीरे से उसे थपथपाने पर किताब जमीन पर गिर गई और कई हजार मील व्यास वाले पहाड़ में तब्दील हो गई। हालांकि यह पहाड़ बंजर था, वहां कोई पौधे नहीं थे, कोई मिट्टी नहीं थी, यहां तक कि झरने भी नहीं थे। बस एक बड़ी चट्टान थी। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। अपनी दुनिया के निर्माता के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि ओरिजिन ऊर्जा से सभी चीजों का निर्माण कैसे किया जाए। आमतौर पर पीले भूरे रंग की ऊर्जा से पोषित ओरिजिन ऊर्जा चट्टानों, पेड़ों, फूलों, खनिज नसों और झरनों के साथ तुरंत पहाड़ उत्पन्न कर सकती है। लेकिन इस बार केवल एक ही विशाल चट्टान निकली, जो अजीब लग रहा था। झिझकने के बाद उसने एक और किताब फेंक दी, जो हजारों मील तक फैली एक विशाल नदी में बदल गई। लेकिन इस पानी में कोई पौधे, मछली या यहां तक कि सूक्ष्म जीव भी नहीं थे। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा किसी भी वस्तु का निर्माण कर सकती है, लेकिन इसमें क्रिएटिविटी का अभाव है। एक बार उपयोग किए जाने पर यह केवल एक ही प्रकार की वस्तु का निर्माण कर सकती है। कुछ देर तक अध्ययन करने के बाद विपिन को बात समझ में आ गई। दुनिया में हर चीज एक दूसरे की पूरक है। पवित्रता के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा स्वर्ग की लाइब्रेरी और ओरिजिन दुनिया के बीच एक पुल का निर्माण कर सकती है, लेकिन यह नई दुनिया के संचालन को बनाए नहीं रख सकती। इस दुनिया को मजबूत और स्थिर करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प अभी भी प्रचुर ओरिजिन ऊर्जा थी। स्वर्ग की ओरिजिन कोर टेक्निक हमेशा ओरिजिन कोर खोजने में विफल रही है। क्या होगा यदि मैं नई दुनिया को ओरिजिन कोर के रूप में उपयोग करूं? क्या यह काम करेगा? अचानक एक विचार उसके दिमाग में आया, जिससे विपिन कांप उठा। ओरिजिन कोर का पर्पस ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब और रिफाइन करना था। विपिन की दुनिया भी ओरिजिन एनर्जी को रिफाइन कर सकती है। एक तरफ ह्यूमन के भीतर सोर्स कोर थे, दूसरा विपिन का यूनिवर्स था। वे पूरी तरह से अलग प्रतीत होते थे, लेकिन उनका कार्य एक ही था, ओरिजिन एनर्जी का यूज करना और रिफाइन करना। चूंकि स्वर्ग की ओरिजिन कोर टेक्निक ओरिजिन कोर का पता नहीं लगा सकती थी, तो क्या होगा यदि वह नई दुनिया को ओरिजिन कोर के रूप में उपयोग करे? क्या इसका इफेक्ट सेम होगा? यह संभव था। यह सोचते हुए विपिन ने अब और संकोच नहीं किया। एक विचार के साथ वह मेडिटेशन रूम में लौट आया। उसी समय नई दुनिया में नवनिर्मित पर्वत ढह गया, वापस ओरिजिन एनर्जी में बदल गया और उसकी हथेली में समा गया। उसकी हथेली में दीवट प्रकट हुआ, जिस पर 5 स्पष्ट उंगलियों के निशान रह गए, क्योंकि नदियां पुनः जलने लगीं। विपिन की आंखें चमक उठीं। उसने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को पहाड़ों और नदियों में बदल दिया था,
यह देखने के लिए कि क्या इसे जलाया जा सकता है और पहले की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि यह वास्तव में हो सकता है। इसका मतलब था संपूर्ण नई दुनिया वास्तव में उसके ओरिजिन कोर के रूप में काम कर सकती थी। उस स्थिति में मैं सचमुच अमीर हो गया हूं। अन्य केवल कुछ ही स्ट्रीम रख सकते थे। तथाकथित प्रथम श्रेणी में केवल 256 स्ट्रीम थी, जबकि नई दुनिया में लौटते हुए उसने यूनिवर्स को देखा। विपिन अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि अगर वह लगातार ऊर्जा को अवशोषित करता और अशांति पैदा करता तो दुनिया के प्राणी इसे सहन नहीं कर पाते। उसे इसका समाधान खोजना था। एक गहरी सांस लेते हुए विपिन ने अपने हाथ और आंखें ऊपर उठाईं और धीमी आवाज में चिल्लाया, ओपन। एक पल में दुनिया टूट गई। साफ ऊर्जा ऊपर उठ रही थी और गंदी ऊर्जा नीचे जा रही थी। उसके सामने एक स्थिर दुनिया प्रकट हुई। चूंकि संपूर्ण नया विश्व पागलपन की हद तक ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित कर रहा था और उसके जीवन रूपों को प्रभावित कर रहा था, इसलिए उसे ओरिजिन एनर्जी को अब्सॉर्ब करने और रिफाइन करने के लिए एक अलग दिव्य क्षेत्र बनाने की आवश्यकता थी, जिसका उपयोग ओरिजिन कोर के रूप में किया जा सके। नई दुनिया को टूटते हुए देखकर विपिन को उत्साह की लहर महसूस हुई। यह न्यूली मेड ओरिजिन कोर विश्व हालांकि संपूर्ण नई दुनिया की तुलना में महत्वहीन है, लेकिन एक बार जब उसके पास पर्याप्त स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा होगी तो वह उसकी ताकत को काफी हद तक बढ़ा देगा और उसके बाद वो आधिकारिक तौर पर ओरिजिन योद्धा लेवल में प्रवेश करेगा। इस न्यू मेड वर्ल्ड का नाम विपिन वर्ल्ड होगा। एक विचार के साथ विपिन ने इसका नाम रखा। विपिन वर्ल्ड के साथ मैं आसानी से मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर सकता हूं। अब उन्हें यहां लाने का समय आ गया है। उन्होंने जिन उनका उल्लेख किया वे उनकी पत्नी प्रत्युषा, उनके डायरेक्ट स्टूडेंट्स रेणु, आरव और अन्य थे। प्रस्थान से पहले उसे ओरिजिन दुनिया की स्थिति या खतरों के बारे में पता नहीं था और उसने किसी को भी चिंता में डालने से बचने के लिए कुछ नहीं कहा था। अब जब उसने कुछ चीजों की पुष्टि कर ली थी तो वह उन्हें लाने का कोई रास्ता खोज सकता था और उसे उस खतरनाक रास्ते पर जाने की कोई जरूरत नहीं थी जिस पर वह पहले जा चुका था। जब तक वह उन्हें नई दुनिया में बुलाता तब तक उसके पास उन्हें यहां लाने की क्षमता थी, लेकिन यह सिर्फ एक विचार था। वह तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि उनके पास ठोस आधार न हो जाए। आखिरकार वह अभी खुद का खर्च भी नहीं उठा सकता और अधिक आश्रितों को लाने से उसे खुद को बेचने पर मजबूर होना पड़ेगा। शांत कमरे में लौटने पर उन्हें एहसास हुआ कि एक्सपेरिमेंट्स में पूरी रात लग गई थी और एकेडमी में दूसरे ओरिजिन कोर असेसमेंट का दिन हो चुका था। यह जानते हुए कि ओरिजिन कोर को स्टेबल करने के लिए स्वर्ग की भाग्य ऊर्जा को शुद्ध करने की आवश्यकता थी और एकेडमी का असेसमेंट सबसे अच्छा अवसर था, विपिन ने संकोच नहीं किया और बाहर निकल गया। इससे पहले सोनाक्षी के गुलाम के रूप में वह आसानी से व्हाइट रॉक एकेडमी में प्रवेश करने और मूल्यांकन में भाग लेने में कामयाब रहे थे। इस बार उन्हें किस पहचान का उपयोग करना चाहिए? चलो पहले इसकी जांच करते हैं। अगर यह विफल हो गया तो मैं अंदर घुसने का कोई रास्ता खोज लूंगा। कोई बेहतर योजना न बना पाने के कारण विपिन ने इसे चुपचाप से करने का फैसला लिया। जैसे ही वह मेडिटेशन रूम से बाहर निकला और व्हाइट रॉक एकेडमी की ओर बढ़ा, राशि और सोनाक्षी, जो रात भर साधना कर रहे थे, ने भी एक साथ अपनी आंखें खोली। तुम्हें कैसा लग रहा है? राशि ने पूछा। उसकी चमकती आंखें उत्साह से भर गईं जब उसने अपनी दोस्त को देखा। मैंने अपने शरीर को स्टेबल करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 8 धाराओं को अवशोषित किया। यदि मैं अब मूल्यांकन करता हूं तो ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने की मेरी गति निश्चित रूप से कल की तुलना में दोगुनी हो जाएगी। सोनाक्षी मुस्कुराया। असेसमेंट में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को ओरिजिन कोर में अवशोषित करना शामिल था ताकि इसे स्टेबल किया जा सके। इस डर से कि इससे उनके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं, उन्होंने केवल स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अपने शरीर में अवशोषित किया था। रात भर में 8 धाराओं को परिष्कृत करना निश्चित रूप से एक प्रभावशाली उपलब्धि थी।
मैं केवल साथ ही कर पाई। राशि ने मुंह बनाया लेकिन जल्दी ही खुश हो गई। मूल्यांकन शुरू होने वाला है। हमारे प्रशिक्षण के साथ ओरिजिन एनर्जी को अवशोषित करने की हमारी गति निश्चित रूप से दूसरों से आगे निकल जाएगी। हम सबसे अलग दिखेंगे और निश्चित रूप से डीन को प्रभावित करेंगे। सोनाक्षी ने सिर हिलाया। हालांकि वह नहीं जानती थी कि डीन द्वारा चुना गया छात्र कितना प्रतिभाशाली था, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा पर उसके बेहतर नियंत्रण ने उसे आश्वस्त किया कि वह मूल्यांकन में सबसे चमकदार होगी। जब वे लाइब्रेरी से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि सिटी लॉर्ड अथर्वराज बाहर इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर वह मुस्कुराया। गाड़ी तैयार है, चलो जल्दी चलते हैं, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। राशि की घंटी झंझना उठी जब वह अपनी सहेली को गाड़ी में ले जा रही थी। पर्दा बंद करने से ठीक पहले उसने आश्चर्य से पीछे देखा। पापा, क्या आप हमारे साथ आ रहे हैं? अथर्वराज अब एक ऊंचे घोड़े पर सवार था और स्पष्टतः उनके साथ जाने का इरादा कर रहा था। ओरिजिन कोर असेसमेंट मूलतः व्हाइट रॉक एकेडमी की ईयरली टेस्ट थी। यह कोई बड़ी बात नहीं। उसके पिता आमतौर पर इसके बारे में पूछताछ भी नहीं करते। अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? बस थोड़ा खाली समय है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे देख लूं। अथर्वराज मुस्कुराया। लेकिन मुझे डर है कि तुम्हारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं होगा कि मैं देख सकूं। राशि ने नाक भौं से कोड़ते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मैं आपको प्राउड महसूस कराऊंगी। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी और कुछ ही देर में वे एकेडमी के गेट पर पहुंच गए। जैसे ही वे अंदर जाने वाले थे, उन्होंने देखा कि विपिन को प्रवेश द्वार पर एक शिक्षक ने रोक लिया है। शिक्षक ने भौहें सिकोड़ते हुए उपेक्षापूर्ण ढंग से हाथ हिलाकर कहा, केवल टेस्ट में भाग लेने वाले छात्रों और उनके परिवार के सदस्यों को ही अंदर जाने की अनुमति है। अन्य लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। मैं भी मूल्यांकन करना चाहता हूं। विपिन ने भौहें सिकोड़ी। आइडेंटिटी टोकन बाहर खींचने के लिए तैयार था जब उसने सिटी लॉर्ड की आवाज सुनी। उसे अंदर आने दो, यह विपिन है, वह हमारे साथ है। शिक्षक ने देखा और तुरंत सिर झुकाया। विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। हां राजा, धन्यवाद। विपिन मदद से हैरान था। उसने यह नहीं बताया कि उसने क्या योजना बनाई थी। वह जल्दी से आगे बढ़ा, झुका और सावधान हो गया। क्या राजा ने उसके बारे में कुछ पता लगा लिया था? लेकिन वह हमेशा बहुत लो प्रोफाइल रहा था। जब विपिन ये सब सोच रहा था, अथर्वराज दूर से मुस्कुराया। चूंकि तुम यहां हो तो देखो कि मैं तुम्हारे भेष को कैसे उजागर करता हूं। कल के कार्यक्रमों के कारण आज व्हाइट रॉक अकादमी में और भी अधिक भीड़ थी। 9 ड्रैगन स्तंभों पर पहुंचने से पहले विपिन ने देखा कि वह स्थान पहले से ही छात्रों और परिचारकों से भरा हुआ था, जिनकी संख्या 20,000 से अधिक थी। असेसमेंट के दौरान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के उभरने और डीन को प्रभावित करने की खबर व्यापक रूप से फैल गई थी। बहुत से लोग प्रत्यक्ष रूप से यह देखना चाहते थे कि किस प्रकार की प्रतिभा के कारण कालराज, जो शायद ही कभी छात्रों को लेते थे, अपना नियम तोड़ सकते हैं। मैंने सुना है कि उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के 3 सिर हैं और उसका मुंह भालू जितना बड़ा है। यह पूरी तरह बकवास है। वह जीनियस असल में मेरा बचपन का दोस्त है। कल रात वह नशे में था और उसने यह बात स्वीकार भी की। जाहिर है उसकी 3 गर्लफ्रेंड भी हैं। तुम बकवास कर रहे हो,
वह प्रतिभाशाली व्यक्ति वास्तव में मेरी दूसरी मौसी के बहनोई के चचेरे भाई का भतीजा है। भीड़ में तरह तरह की अफवाहें फैली हुई थीं, जिनमें से अधिकांश विश्वसनीय नहीं थीं। काश मैं भी इतना प्रतिभाशाली होता। इसे स्वीकार करने से मैं बहुत सी परेशानियों से बच जाता। विपिन की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। विपिन वर्ल्ड को अपने ओरिजिन कोर के रूप में उपयोग करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की अकल्पनीय मात्रा की आवश्यकता थी। अगर वह डीन काल का पक्ष प्राप्त कर सकता है तो उसे अधिक अवशोषित करने और अपनी लेवल को स्थिर करने का अवसर मिल सकता है। बेशक वह जानता था कि यह असंभव था। कल तक तो उसे यह भी नहीं पता था कि ओरिजिन कोर क्या होता है, और उसे अभी तक वह नहीं मिला था। वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कैसे हो सकता है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा था। न केवल वह ऐसा सोचता था, बल्कि सोनाक्षी, राशि और अन्य लोग भी ऐसा सोचते थे। इतने सारे नए छात्रों में कौन सबसे चमकदार नहीं बनना चाहता था। खासकर राशि, जिसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसका चेहरा लाल हो गया। इस बार मुझे सबको चकित करना होगा और उस प्रतिभाशाली व्यक्ति से आगे निकल जाना होगा। यद्यपि वह नहीं जानती थी कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कितना प्रभावशाली था, फिर भी उसने आज दूसरों से अलग दिखने के लिए पूरी रात कड़ी मेहनत की थी। उसके विपरीत सोनाक्षी ने इधर उधर देखा। ऐसा लग रहा था कि वह यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कहां छिपा हुआ है। वह उत्सुक थी कि कोई व्यक्ति इतना लो प्रोफाइल कैसे रह सकता है कि डीन भी उसे पहचान न सके। विपिन ने भी चारों ओर देखा। इस समय मंच पर 9 ड्रैगन स्तंभों का पुनर्निर्माण किया गया था, जो आकाश को भेदते हुए ऊंचे और राजसी थे। राजा और अन्य लोगों का अनुसरण करते हुए वे सामने नहीं पहुंचे थे जब वाइस प्रिंसिपल केशव, एल्डर राजू, एल्डर लोकी और कई अन्य बुजुर्ग उनका अभिवादन करने के लिए आए। राजा, आप यहां? अथर्वराज ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं भी आना चाहता था और देखना चाहता था कि वह प्रतिभाशाली व्यक्ति कहां है जिसने आप सभी को इतना प्रभावित किया है। वैसे डीन काल कहां है? वह यहां क्यों नहीं है? वह वहां मंच पर है। वाइस प्रिंसिपल केशव ने इशारा किया। मैं सिटी लॉर्ड को वहां ले जाऊंगा। अथर्वराज ने मुड़कर देखा कि कालराज चुपचाप स्टैंड में बैठा हुआ था। उसकी आंखें आने वाले छात्रों को ध्यान से देख रही थीं। उसे डर था कि कहीं कोई छूट न जाए। ऐसा लग रहा था कि वह पहले से ही अपने लक्ष्य पर नजर रखना चाहता था। कोई जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ो और छात्रों को संभालो, उनका जल्दी से असेसमेंट करो, मैं खुद ही देख लूंगा। अथर्वराज ने अपना हाथ हिलाया, अपनी बेटी को निर्देश दिया और मंच की ओर बढ़ गया। उसके आने पर कालराज भी थोड़ा हैरान हुआ। इससे पहले कि वह खड़ा हो पाता, अथर्वराज ने उसका कंधा दबा दिया। मैंने कैंगबैक ईगल को वश में कर लिया है, लेकिन तुम्हें इतना विनम्र होने और मेरा अभिवादन करने के लिए खड़े होने की जरूरत नहीं है। कालराज ने अपना मुंह हिलाया। मैं सिर्फ नमस्ते कहने के लिए उठ रहा था, आपको बधाई देने के लिए नहीं। इसके अलावा अगर आपने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि आपने कैंगबैक ईगल को वश में कर लिया है। उसके हैरान चेहरे को देखकर अथर्वराज काफी संतुष्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं उस व्यक्ति के बारे में पूछने आया था जिसमें आपकी रुचि है। जब मैंने वाइस प्रिंसिपल केशव से सुना
तो मैंने शहर से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद करवा दिए। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि कल असेसमेंट के लिए आए छात्रों या परिचारकों में से कोई भी वापस नहीं गया है। धन्यवाद। ये जानते हुए कि इस तरह के अस्तित्व को छिपाना मुश्किल होगा, कालराज ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के साथ कहा, ओरिजिन कोर ग्रेडिंग के अनुसार इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को चौथी कक्षा या उससे ऊपर तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। सटीक ग्रेड मापा नहीं गया है क्योंकि डेस्टिनी डिस्क में खराबी है। कालराज ने बोलते समय कोई भी बात नहीं की, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड हो या संत ग्रेड, यह चौथी ग्रेड से ऊपर था, इसलिए वह बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा था। मुझे पता था। अथर्वराज ने सिर हिलाया। उसे संदेह था कि यह प्रतिभाशाली व्यक्ति उससे भी अधिक प्रतिभाशाली होगा, अन्यथा ऐसा हंगामा नहीं होता। ये सोचते हुए वह सहज ही विपिन की ओर देखने लगा। यदि यह वास्तव में वह व्यक्ति था, तो क्या यह हो सकता है कि व्हाइट रॉक अकादमी में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 12वीं धाराओं को अवशोषित करने के बाद उसने अपने स्थान पर 2000 से अधिक धाराओं को अवशोषित किया हो? यह तो असंभव लग रहा था। भूल जाओ, चाहे वह हो या नहीं। अगर वह अवशोषित करना जारी रखने की हिम्मत करता है तो वह निश्चित रूप से खुद को प्रकट करेगा। जैसे जैसे ज्यादा छात्र इकट्ठा होते गए, असेसमेंट का समय भी आ गया। वाइस प्रिंसिपल केशव मंच पर आए और चारों ओर देखने लगे। अब जिनके नाम पुकारे गए हैं, कृपया ऊपर आ जाएं। कल की तरह ही 3000 नाम पुकारे गए। कल मंच पर मौजूद लोगों में से लगभग 80% इस बार ऊपर नहीं गए। इसके बजाय जो लोग मंच के नीचे थे वे ऊपर चले गए, जिससे सभी लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सभी निश्चिंत रहे। अकादमी ने इस बार 3 डेस्टिनी डिस्क तैयार किए हैं। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा पर्याप्त होगी और हम उन लोगों को समायोजित कर रहे हैं जिन्हें कल ऊपर जाने का मौका नहीं मिला। वाइस प्रिंसिपल केशव के स्पष्टीकरण ने भीड़ को आश्वस्त किया। सोनाक्षी और राशि 80% में शामिल नहीं थे और मंच पर ही रहे। उनकी प्रतिष्ठा और स्थिति को देखते हुए वे विशेष व्यवहार के हकदार थे। इधर उधर देखते हुए अथर्वराज की नजर विपिन पर पड़ी। यद्यपि वह अब नौकर नहीं था, वह नया छात्र भी नहीं था, इसलिए वह मंच पर जाने के योग्य नहीं था और 9 ड्रैगन स्तंभों के उत्तर में बैठा रहा। अथर्वराज ने उससे ऊपर जाने का अनुरोध करने पर विचार किया, लेकिन झिझकते हुए रुक गया। वह अकेला व्यक्ति था जो विपिन के बारे में जानता था कि वह संभवतः स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 2000 से ज्यादा धाराओं को अवशोषित कर सकता है। अगर वह उसे विशेष उपचार देता और उसे चौंका देता तो यह पहले से ही सतर्क युवक फिर से चुप हो सकता था, जिससे पुष्टि करना असंभव हो जाता। पिछली बार एक नौकर के रूप में वह मंच पर नहीं जा सका था, फिर भी उसे खोज लिया गया था। इस बार भी वह खोजा जा सकता है। यह सोचकर अथर्वराज ने चुप रहने और चुपचाप देखने का फैसला किया। असेसमेंट शुरू होता है। वाइस प्रिंसिपल केशव की जोरदार घोषणा के साथ 9 ड्रैगन सरनी एक बार फिर सक्रिय हो गई और डेस्टिनी डिस्क ने एक सौम्य प्रकाश उत्सर्जित किया, जिसने पूरे मंच को घेर लिया। एक क्षण में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की असंख्य परिष्कृत धाराएं मंच पर उपस्थित लोगों की ओर प्रवाहित होने लगी। राशि की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लीं और जितना हो सका उतना देखने लगी।
अन्य नए छात्रों ने भी हिम्मत नहीं हारी और यहां तक कि नीचे मौजूद भीड़ ने भी मंच को चारों ओर से घेर लिया ताकि वे पहले से ही अपने ओरिजिन कोर को बेहतर ढंग से समझ सकें और उसे स्थिर कर सकें। विपिन को ऊर्जा को अवशोषित करने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। एक बार जब उन्होंने पुष्टि कर ली कि प्रैक्टिस में सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, तो उन्होंने अपना मन एकाग्र किया और मंच से बिखरी हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को पकड़ना शुरू कर दिया। उसने सावधानी से उसे पकड़ा। एक बार में बहुत अधिक लेने की हिम्मत नहीं जुटा पाया क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह फिर से गड़बड़ी न पैदा कर दे। जैसे ही उसने इसे ग्रहण किया, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की धाराएं विपिन वर्ल्ड में प्रवाहित होने लगी। इसमें प्रवेश करते ही ऊर्जा ने स्वर्ग की ओरिजिन कोर तकनीक संचालित की, जो विशाल स्तंभों में परिवर्तित हो गई, जिन्होंने आकाश को सहारा दिया और इतने ऊंचे पहुंच गए कि वे दृष्टि से ओझल हो गए। पहले जो संकीर्ण संसार था, वह स्तंभों के प्रकट होने के साथ ही तुरंत ही विस्तृत होकर अधिक चौड़ा और ऊंचा हो गया। ओरिजिन कोर एक नई खोदी गई सुरंग की तरह था और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा ने सीमेंट के ढेर के रूप में कार्य किया, जिससे स्थान का विस्तार हुआ और यह सुनिश्चित हुआ कि यह ढह न जाए। वास्तव में यह कारगर है। यह देखकर कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा वास्तव में विपिन वर्ल्ड द्वारा अवशोषित की जा सकती है, विपिन को थोड़ा उत्साहित महसूस हुआ। इतनी बड़ी जगह के साथ ओरिजिन कोर के बिना भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें जितनी ऊर्जा हो सकती है, वह निश्चित रूप से किसी से भी ज्यादा होगी। 8 धाराओं को सावधानी पूर्वक अवशोषित करने के बाद विपिन रुक गया। विपिन वर्ल्ड की स्थिति को देखते हुए उसे पूर्ण रूप से स्थिर करने के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की हजारों धाराओं की आवश्यकता होगी, जिसे लो प्रोफाइल रखते हुए प्राप्त करना कठिन होगा। जैसे ही विपिन रुका, 9 ड्रैगन स्तंभ पर अक्षरों की एक पंक्ति चमकती रही, जो किसी भी समय प्रकट होने के लिए तैयार थी। नाम सोनाक्षी। ओह, क्या इस बार सोनाक्षी सबसे पहले खत्म करने वाली है? कालराज और अथर्वराज ने एक दूसरे को देखा। जैसे ही वे बोलने वाले थे, उत्तरी स्तंभ अचानक चमक उठा। हालांकि पात्र बाद में दिखाई दिए, लेकिन वे दूसरों से आगे निकल गए, जैसे कि स्तंभ पर मुहर लगाई गई हो। नाम दर्ज नहीं, रिफाइन, 8 धाराएं। एक बार फिर से रिकॉर्ड नहीं किया गया। क्या ऐसा हो सकता है कि वह अभी भी मंच पर नहीं है? ये शब्द देखकर कालराज, वाइस प्रिंसिपल केशव और अन्य सभी लोग अविश्वास से भर गए। इस बार उन्होंने 2500 लोगों को बदल दिया था तथा पिछली बार मूल्यांकन में भाग लेने वालों को मिलाकर यह संख्या लगभग 6000 थी। व्हाइट रॉक सिटी में किसी भी मार्शल आर्ट टैलेंट वाले लगभग सभी लोगों को कवर किया गया था, फिर भी उन्हें अभी भी प्रतिभा नहीं मिली थी। क्या उनकी आंखें सचमुच इतनी अंधी थीं, या दूसरा पक्ष बहुत अच्छी तरह से छिप रहा था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी, आप एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, कोई वांटेड क्रिमिनल नहीं। इतना गुप्त और सतर्क क्यों रहना है? कालराज अवाक होकर मंच की ओर देखने लगा। सभी युवा चेहरे अपनी आंखें बंद किए हुए थे, बिखरे हुए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर देखने के बाद उसने अपना सिर हिला दिया। इस तरह से देखने से पहचानना असंभव था कि वह कौन था। 8 धाराएं, क्या यही वह प्रतिभा है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं?
अथर्वराज ने भी वही शब्द देखे और वह अपनी नजरें फेरने से खुद को रोक नहीं सका। 6th क्लास के ओरिजिन कोर के लिए स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 8 धाराओं को अवशोषित करना, हालांकि प्रतिभाशाली था, फिर भी वार्षिक चयनों में अक्सर दिखाई देता था। हालांकि इतने कम समय में 9 ड्रैगन स्तंभों के बाहर बैठकर ऐसा करना विश्वास करना कठिन था। आखिरकार सबसे प्रतिभाशाली सोनाक्षी भी एक भी अब्जॉर्ब करने में सफल नहीं हुई थी। यह होना चाहिए। कालराज ने सिर हिलाया। सिद्धांत रूप में ओरिजिन कोर असेसमेंट ओरिजिन कोर को स्टेबल करने की प्रक्रिया थी। एक बार जब यह पूरी तरह से बन गया तो अवशोषण जारी रखने से 9 ड्रैगन स्तंभों में कोई बदलाव नहीं होगा। यही कारण था कि सोनाक्षी और राशि, जिन्होंने लाइब्रेरी में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित किया था, ने इसे अपने ओरिजिन कोर में एकीकृत नहीं किया। कल जीनियस ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करते समय डेस्टिनी डिस्क को तोड़ दिया था। कालराज का मानना था कि व्यक्ति अपनी सीमा तक नहीं पहुंचा था। यही वजह थी कि उसने असेसमेंट को आज के लिए स्थगित कर दिया, ताकि यह देखा जा सके कि क्या जीनियस अवशोषण जारी रख सकता है। अप्रत्याशित रूप से वह ऐसा कर सका और उसने यह काम इतनी जल्दी कर दिया। 8 धाराएं उसकी सीमा नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह वह गति है जिस पर 9 ड्रैगन स्तंभ ऊर्जा फैलाते हैं। कुछ ही दूरी पर राजू ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वह सभी लोग अचंभित हो गए, लेकिन फिर उन्हें यह बात उचित लगी। 9 ड्रैगन स्तंभों का कार्य ओरिजिन एनर्जी को अवरुद्ध करना था। सामान्य परिस्थितियों में इतने कम समय में 8 धाराओं को फैलाना वास्तव में सीमा थी। इसका मतलब था कि जैसे ही एक धारा जारी की गई, इसे इस आदमी द्वारा अवशोषित कर लिया गया, जिससे दूसरों के लिए कुछ भी नहीं बचा। यह तो थाली छांटकर साफ करने जैसा था। यह सोचते हुए वे मंच पर मौजूद अन्य लोगों की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे सभी ऊर्जा पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनके चेहरे लाल हो रहे थे और कुछ तो अत्यधिक परिश्रम के कारण बेहोश होने वाले थे, फिर भी उन्हें एक भी कण नहीं मिला। राजू और अन्य सभी की पलकें फड़क रही थीं। कुछ भी न बचा होने के कारण चाहे उन्होंने कितनी भी मेहनत की, सब व्यर्थ था। डीन राजू मदद नहीं कर सका, लेकिन देख रहा था, यह जानते हुए कि अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो वे इस प्रतिभाशाली व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाएंगे। कालराज ने अपना हाथ हिलाया। पिछली बार की तरह 9 ड्रैगन स्तंभों ने थोड़ा समायोजन किया और स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की शुद्ध धाराएं तुरंत बह निकली। उसी समय सोनाक्षी का नाम अंततः चमकना बंद हो गया और पूरी तरह से दिखाई देने लगा। नाम सोनाक्षी, परिष्कृत, एक धारा। मलिक परिवार की सबसे बड़ी बेटी ने अंततः ओरिजिन कोर में अपना पहला अवशोषण पूरा कर लिया था। न केवल वह, बल्कि एक अन्य स्तंभ भी चमक उठा, क्योंकि राशि का नाम धीरे धीरे सामने आया। दोनों की प्रतिभाएं काफी समान थीं, जिससे प्रतिस्पर्धा भी बराबर दिख रही थी। 10 से अधिक सांसों के बाद मिताली और अन्य लोगों के नाम धीरे धीरे प्रकट हुए, जबकि पहले की रिकॉर्ड नहीं की गई प्रविष्टि चुप रही, जैसे कि 8 धाराएं ही सीमा थीं। क्या यह हो सकता है? बस इतना ही। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद कालराज ने धीरे से सिर हिलाया। खैर, चाहे आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, एक सीमा तो होनी ही चाहिए। पिछली बार
उन्होंने लगभग 10,000 स्ट्रीम्स को अवशोषित किया था। भले ही इस बार यह कम था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि यह सैकड़ों या हजारों होंगे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दूसरे पक्ष को ज्यादा आंक लिया था। हर किसी की एक सीमा होती है, यहां तक कि प्रतिभाशाली लोगों की भी। हालांकि अगर उसने अवशोषण करना बंद कर दिया तो उसे दोबारा ढूंढना मुश्किल होगा। अथर्वराज परेशान था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह भीड़ में अदृश्य विपिन को देखता रहा। यदि उसका अनुमान सही था तो उस व्यक्ति पर बारीकी से नजर रखने से निश्चित रूप से कुछ सुराग मिल सकते हैं। इस समय विपिन दूसरों की तरह नहीं था। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की खोज के लिए अपनी आंखें बंद कर रहा था। इसके बजाय उसने चुपचाप एक आंख खोली और सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण किया। यह पुष्टि करते हुए कि कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, उसने राहत की सांस ली। लगता है कि यह पिछली बार जैसा ही है। बस जितना हो सके उतना अवशोषित करो। हजारों लोगों की मौजूदगी में छिपना आसान था। जब तक उसे पकड़ा नहीं जाता वह चुपचाप रह सकता था। यह सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मन को एकाग्र किया और पुनः हवा में तैरती हुई स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। वाह, इतना कुछ! अगर मैं यह सब सोख लूं तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद विपिन को उत्साह महसूस हुआ। जैसे जैसे उसने अपनी अवशोषण गति बढ़ाई, अंतरिक्ष के किनारों पर विशाल स्तंभ उभर आए, जिसे कुछ ही मिनटों में विपिन वर्ल्ड का लगभग 10 गुना विस्तार हो गया। कल की लाइब्रेरी अवशोषण के विपरीत गति और भी तेज थी। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की प्रत्येक धारा को रिफाइन किए बिना सीधे यूज कर दिया गया। ओह, स्वर्ग की लाइब्रेरी भी है। एक को दूसरे पर वरीयता देने की इच्छा न रखते हुए उन्होंने पुस्तकों को शीघ्रता से भौतिक रूप में संघनित कर दिया, जो हवा में तैरती रहती थीं। क्या? जैसे ही उसने अपनी स्पीड बढ़ाई, अथर्वराज, जो उसे करीब से देख रहा था, की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसकी आस्तीन के नीचे की मुट्ठी अनायास ही कस गई। हालांकि विपिन ऊर्जा को चुपके से अवशोषित कर रहा था, अथर्वराज ने शुरू से ही उस पर कब्जा कर लिया था। ओरिजिन कोर लेवल के 8वें सितारे पर उसकी ताकत और उसकी शक्तिशाली आत्मा को देखते हुए उसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। दृष्टि में, हवा में स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा विपिन में ऐसे बह रही थी जैसे खुले बांध से पानी बह रहा हो, और उसके अंदर ऐसे गायब हो रही थी जैसे कि वह किसी अथाह गड्ढे में हो जिसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा हो। यह कैसे हो सकता है? 9 ड्रैगन स्तंभों को देखते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सोचा था कि भले ही विपिन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, लेकिन वह अधिकतम 32 या 64 स्ट्रीम ही सोख सकता है। लेकिन इस दर पर 128 या 256 स्ट्रीम भी असंभव नहीं लग रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 2000 से अधिक धाराएं कल एक क्षण में गायब हो गईं। यहां तक कि 10 और स्पिरिट सोर्स बैम्बू भी ऐसे भयावह राक्षस के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। नहीं, ऐसी प्रतिभा का उपयोग केवल मेरे द्वारा ही किया जा सकता है। मैं कालराज को उसकी खोज नहीं करने दे सकता। यह देखकर कि 9 ड्रैगन स्तंभों ने अभी तक विपिन की सटीक मात्रा प्रदर्शित नहीं की थी, जैसे कि कुछ देरी हो गई थी, अथर्वराज का दिल उत्साह से धड़क उठा। अगर यह कोई साधारण प्रतिभा होती तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कहां प्रशिक्षण लिया है।
जब तक वह व्हाइट रॉक सिटी में था, अथर्वराज को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा। वह संभवतः क्लास 1 का ओरिजिन कोर था, या संत ग्रेड का ओरिजिन कोर भी। जब वह इस बात पर विचार कर रहा था कि कैसे विपिन को अकादमी के बुजुर्गों से छुपाया जाए, तो उसने एल्डर लोकी की उत्साहित आवाज सुनी। देखो, वह आदमी फिर से ऐसा कर रहा है। अथर्वराज ने जल्दी से ऊपर देखा और पाया कि सबसे उत्तरी 9 ड्रैगन स्तंभ पर संख्या अचानक 8 धाराओं से 155 तक बढ़ गई थी, और यह अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। 200, 400, 600, जबकि अन्य लोग ऊर्जा को धारा दर धारा अवशोषित कर रहे थे, यह व्यक्ति स्टेरॉयड पर लग रहा था। प्रत्येक छलांग में 200 धाराओं की वृद्धि हो रही थी। वह सचमुच बहुत कुछ सीख सकता है। आखिर यह प्रतिभाशाली व्यक्ति कहां है? यह देखकर डीन कालराज अचानक उत्साहित होकर उठ खड़े हुए और सहज रूप से मंच के उत्तरी भाग की ओर देखने लगे। अचानक उनकी नजर विपिन पर पड़ी। सच, अब क्या करें? निराश होकर, लेकिन स्थिति को नजरअंदाज करने में असमर्थ, कालराज मदद नहीं कर सका, लेकिन उस ओर देखने लगा। हम क्या करें? इन छात्रों को यहां से जाने दें और जितनी जल्दी हो सके इस मामले को निपटाएं। अथर्वराज ने अपना हाथ हिलाया। मैं विपिन को संभाल लूंगा और उसे शांत रहने को कहूंगा। तुम शिक्षकों से निपटो और सुनिश्चित करो कि वे सभी अपना मुंह बंद रखें। जो कोई भी जानकारी लीक करने की हिम्मत करेगा, उसे काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। कालराज ने सिर हिलाया। अथर्वराज ने जो कहा वह सच था। ज्यादातर छात्रों और परिचारकों ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को महसूस करने पर ध्यान केंद्रित किया था, और 9 ड्रैगन स्तंभों और भंवर के साथ वाइस प्रिंसिपल केशव सभी शिक्षकों और बड़ों को तुरंत इकट्ठा करें। कालराज ने धीमी आवाज में आदेश दिया। हां सर। वाइस प्रिंसिपल केशव जल्दी से मुड़ा और दूसरों को इकट्ठा करने चला गया। इस बीच अथर्वराज कुछ बार झिलमिलाया और विपिन के सामने प्रकट हुआ। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा के बवंडर को अपने सिर के ऊपर घूमते हुए देखकर वह अपने मुंह के कोनों को हिलाए बिना नहीं रह सका। उसने विपिन के कंधे पर थपथपाया। ब्रो, विपिन। हम? विपिन, जो स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, उसे बीच में रोके जाने पर आश्चर्य हुआ। उसने जल्दी से अवशोषित करना बंद कर दिया और धीरे से अपनी आंखें खोली। यह देखकर कि वह कौन था, उसने तुरंत सम्मान दिखाया। राजा, आप यहां क्यों हैं? क्या आप भी कुछ अवशोषित करना चाहेंगे? मैं आपके लिए जगह बना दूंगा। बोलते समय वह थोड़ा सा आगे बढ़ गया। कोई जरूरत नहीं है। चेहरे पर मुस्कान लाते हुए अथर्वराज ने पूछा, क्या आप स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहे हैं? मैं बस मजे के लिए ऐसा कर रहा हूं, यह देखने के लिए कि क्या मैं अपने शरीर को मजबूत बना सकता हूं। मुझे खेद है कि मैंने आपके सामने खुद को शर्मिंदा किया। विपिन थोड़ा शर्मिंदा लग रहा था। यद्यपि स्वर्ग की लाइब्रेरी और विपिन वर्ल्ड एक साथ स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे, जिससे गति अकेले की तुलना में बहुत अधिक हो गई। उसने सोचा कि इतने सारे लोगों के एक ही समय में अवशोषित करने के बीच उसके कार्यों को बहुत अधिक ध्यान देने योग्य नहीं होना चाहिए। जब तक मैं इसे स्वीकार करता, उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिलना चाहिए। मजे के लिए, मजे के लिए,
मजे के लिए तुमने 10,000 ऑर्ब्स अब्सॉर्ब कर ली। उसके शर्मीले और कुछ हद तक चकित भाव को देखकर अथर्वराज का गला लगभग अपनी ही लार से घुट गया। यदि आप इसे मजे के लिए ग्रहण कर रहे हैं तो इससे बाकी सभी लोग क्या बन जाते हैं? मैंने कल ही सीखा कि ओरिजिन कोर को कैसे ढूंढा जाता है, इसलिए मुझे वास्तव में प्रैक्टिस करना नहीं आता। मैं तो बस भीड़ का हिस्सा बनने आया हूं। मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए सिटी लॉर्ड, मेरी ओर से बोलने और मुझे अकादमी में प्रवेश दिलाने के लिए। अन्यथा मैं अभी भी गेट के बाहर भटक रहा होता। विपिन ने अपना आभार व्यक्त किया और फिर चारों ओर देखा। स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा अभी भी मौजूद थी। अवसर चूकने के डर से वह झिझका और फिर अनिश्चित रूप से पूछा, अगर सिटी लॉर्ड अवशोषित नहीं कर रहे हैं तो मैं जारी रखूंगा। भले ही मेरी प्रतिभा महान नहीं है और मैंने देर से शुरुआत की है, मैं अभी भी एक ओरिजिन योद्धा बनना चाहता हूं। अथर्वराज ने अपनी छाती पकड़ ली। क्या वह मेरा मजाक उड़ा रहा है? बहुत निराश होकर अथर्वराज स्थिति समझाने ही वाला था कि उसने देखा कि विपिन फिर से बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। इस समय विपिन का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था, मानो वह स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को खोजने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं कर पा रहा था। वह बेहद अनिच्छुक दिख रहा था, ठीक उसके आसपास के सभी लोगों की तरह। अथर्वराज को अपनी छाती में तेज दर्द महसूस हुआ। क्या वह थोड़ा और रियल एक्टिंग कर सकता है? उसे इस तरह देखते हुए क्या मुझे उसकी योग्यताओं को स्वीकार करना चाहिए या ऐसा दिखावा करना चाहिए कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है? पूरी तरह से असहाय महसूस करते हुए अथर्वराज को समझ में नहीं आया कि क्या करना है। जब उसने देखा कि युवक अभी भी दिखावा कर रहा था, उसने ध्यान से एक आंख खोली और उसकी ओर देखा। यह देखकर कि वह अभी तक नहीं गया है, उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना एक्टिंग शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जब तक उसे कुछ न मिल जाए वह हार नहीं मानेगा। अथर्वराज ने अपना माथा पकड़ लिया। इसे भूल जाओ, इससे पहले कि मैं और अधिक निराश हो जाऊं, बेहतर है कि तुम यहां से चले जाओ। जैसे ही वह मुड़ने वाला था, वह अचानक रुक गया। रुको। ऐसा लगता है कि उसे एहसास ही नहीं है कि उसने कितना हंगामा मचा रखा है। दूसरे शब्दों में, उसे पता ही नहीं है कि उसकी पोल खुल चुकी है। इसलिए अगर मैं अब उसके साथ अच्छा व्यवहार करूं तो यह उसकी जरूरत के समय में उसकी मदद करने जैसा होगा। यह आदमी हर काम में महान है, सिवाय इसके कि वह बहुत लो प्रोफाइल है। अगर ऐसा है तो मैं इसका अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकता हूं। चूंकि वह नहीं जानता कि उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए मैं भी ऐसा दिखावा करूंगा कि मुझे नहीं पता और उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, जिससे वह मेरा आभारी रहेगा। कठिनाई के समय किया गया उपकार सफलता के समय की गई सजावट से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह समझकर अथर्वराज उत्साहित हो गया। उसने खांसते हुए, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए अपनी आवाज को कम किया। अपना समय निकालो, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। मूल्यांकन के बाद मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है। शहर के स्वामी क्या चर्चा करना चाहते थे, ये न जानते हुए भी, लेकिन जैतून की शाखा पाकर खुश होकर विपिन ने जल्दी से सिर हिला दिया। अथर्वराज के चले जाने के बाद उसने राहत की सांस ली और ध्यान से स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। इस बार उसने पहले की तरह लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, लेकिन स्वर्ग की लाइब्रेरी और विपिन वर्ल्ड के एक साथ अवशोषित करने के साथ गति अभी भी प्रभावशाली थी। 9 ड्रैगन स्तंभों पर संख्याएं फिर से तेजी से बढ़ने लगीं, जिससे अथर्वराज को भय और प्रशंसा का मिश्रित अनुभव हुआ। इस समय उसे अंततः समझ में आया
कि कालराज इस व्यक्ति को खोजने के लिए इतना बेताब क्यों था, यहां तक कि उसकी मदद भी मांग रहा था। यह तो असाधारण से भी परे था। क्या ऐसा हो सकता है कि कल डेस्टिनी डिस्क को उसने उड़ा दिया हो? यदि ऐसा है तो उसने कल कम से कम 10,000 से अधिक धाराएं अवशोषित की, कल रात सिटी लॉर्ड के भवन में 2,000 से अधिक, और अब फिर से 10,000 से अधिक। एक ओरिजिन कोर असेसमेंट में एक व्यक्ति ने स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा की 20,000 से अधिक धाराओं का उपयोग किया। यह किस स्तर का था? यहां तक कि संत ग्रेड भी इतना डरावना नहीं है। उसके चेहरे का रंग सदमे में बदल गया, सफेद, लाल, पीला, गुलाबी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा था या उसे किस बात ने डरा दिया था। इस बीच वाइस प्रिंसिपल केशव ने सभी शिक्षकों को इकट्ठा कर लिया था। कालराज समूह के सामने खड़ा था। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सभी के कानों में स्पष्ट गूंज रही थी। आज की घटनाओं को टॉप सीक्रेट रखा जाना चाहिए। एक भी शब्द लीक नहीं होना चाहिए। अगर मुझे पता चला कि किसी ने बोला है तो मैं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करूंगा कि उन्हें पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया जाए। शिक्षक दंग रह गए। उनमें से एक ने पूछा, डीन, ऐसा क्यों? यह आपकी सुरक्षा के लिए है। हमारे जैसे छोटे से इलाके में अगर इतनी ताकतवर प्रतिभा की खबर बाहर आ गई तो अकल्पनीय मुसीबत आ सकती है। आपको यह बात मुझसे बेहतर समझनी चाहिए। कालराज की ठंडी खर्राटों के बाद सभी पर भारी दबाव फैल गया। उसकी हत्या की नंगी मंशा को महसूस करते हुए, ये जानते हुए कि अगर उन्होंने कुछ भी लीक किया तो वह निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा, सभी शिक्षकों के चेहरे गंभीर हो गए और उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। हां, गपशप की तुलना में उनका जीवन अधिक महत्वपूर्ण लगता था। सबको सहमत देखकर कालराज ने संतोष में सिर हिलाया और राहत की सांस ली। जैसे ही वह आगे निर्देश देने वाला था, पहले बोलने वाला शिक्षक कांपते हुए फिर से बोला, ये क्या है? कालराज ने भौहें सिकोड़ी। शिक्षक हकलाते हुए बोले, हम चुप रह सकते हैं, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए इसे छिपाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बोलते हुए उसने इशारा किया। कालराज ने देखा कि स्वर्ग की दिव्य ऊर्जा का एक और भंवर विपिन के सिर के ऊपर बन गया था। जैसे जैसे अवशोषण की गति बढ़ती गई, एक छटकने की आवाज सुनाई दी। नई बदली गई डेस्टिनी डिस्क ने एक तीखी आवाज की और फिर से छटकने लगी।